और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सबसे पहली खबर भोजपुर से। भोजपुर के उद्वंत नगर में दिन दहाड़े फायरिंग की दहशत फैल गई है। जमीन विवाद को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए और भोजपुर के उद्वंत नगर में दिन दहाड़े फायरिंग की गई। जमीन विवाद को लेकर दो गुट आपस में भिड़े और पथराव हुआ पहले और फिर फायरिंग शुरू कर दी गई। फायरिंग के बाद पूरे इलाके में दहशत है। पुलिस ने मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरह वहां हिंसा हुई है। दो गुट किस तरह आपस में भिड़ गए हैं। सर किसी का फूटा है, पत्थर चले हैं पहले और फायरिंग भी हुई है। देखिए पत्थर इन गली की सड़कों पर देख सकते हैं। ये बयां कर रही है पूरी तस्वीर कि वहां पर क्या हुआ है। और ये जो लाल घेरे में आप देख पा रहे हैं दरअसल वो फायरिंग के सबूत हैं, चोट के निशान। वहां जो दो गुटों में पत्थरबाजी हुई, फिर दिन दहाड़े अंधाधुंध फायरिंग हुई। जमीन विवाद में दो पक्ष भिड़े। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो ये अंधाधुंध फायरिंग की तस्वीरें, आप जो सुराख देख पा रहे हैं शीशे में वो फायरिंग की तस्वीरें हैं। और ये ईंट पत्थर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये पत्थरबाजी हुई है, वहां पर जमकर पत्थरबाजी हुई है। दो गुट पहले भिड़े, जमकर भिड़े, फिर पत्थरबाजी हुई। इस पत्थरबाजी में कई लोग जख्मी हुए और फिर उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग की गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो शीशे पर आप सुराख देख पा रहे हैं, उन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिन दहाड़े किस कदर अंधाधुंध फायरिंग की गई है। आगे बढ़ते हैं। 7 सितंबर को जेडीयू की वर्चुअल रैली है, जिसे लेकर पटना की सड़कों पर बैनर पोस्टर से पाट दिया गया है। अमूमन ऐसी तस्वीर बड़े बड़ी रैलियों में दिखाई देती है, वैसी ही तस्वीर इस वक्त पटना की सड़कों पर नजर आ रही है। पोस्टर के जरिए अपील की गई है कि इस रैली से जुड़ें। इसके साथ ही जेडीयू ऑफिस के कर्पूरी सभागार में भी तैयारी पूरी कर ली गई है। तारीख को जेडीयू के वर्चुअल रैली की पूरी तैयारी हो चुकी है और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जिस कमरे से जो जेडीयू का नया कार्यालय बना है, उस कार्यालय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचेंगे और उनके लिए कुर्सी भी लग चुकी है और तमाम जो वीआईपी गेस्ट हैं वो भी यहाँ पर बैठेंगे। और पीछे बैकग्राउंड में लिखा हुआ निश्चित सवाल जनता दल यूनाइटेड। और यहाँ से 11:30 बजे वर्चुअल रैली की शुरुआत होगी, जिसे नीतीश कुमार संबोधित करेंगे। और ये तस्वीर, जिस कमरे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मंच हुआ, उसके अलावा कई कुर्सियाँ लगी हुई हैं जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग के पूरा अच्छी तरीके से पालन किया गया। इस वक्त आप तस्वीर देख सकते हैं। अशोक चौधरी हैं। अशोक जी, ये जो पोडियम वगैरह बनाया गया, कैसे कुछ तैयारी है, क्या कुछ बताएंगे? नहीं, ये तो हम लोगों के पास क्योंकि हॉल नहीं था और बार बार हम लोगों को हॉल के लिए भाड़ा पर लेके हॉल का पार्टी का कार्यक्रम करना पड़ा, इसीलिए अस्थायी तौर पर निर्णय हुआ कि एक हॉल का निर्माण हो। पार्टी ने एक अस्थायी हॉल का निर्माण कराया है और वर्चुअल रैली इसी हॉल से माननीय नेता का होगा। एक सवाल बताइए कि ये जो पोडियम बनाया, सीएम कहाँ से संबोधित करेंगे, कैसे क्या प्रोग्राम? नहीं, सीएम इस पोडियम से संबोधित करेंगे। सीएम इधर से संबोधित करेंगे। सीएम का कार्यक्रम इधर से होगा और हम समझते हैं कि प्रदेश के सभी जो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हमारे लोग हैं, जो माननीय नेता इन लोगों को संबोधित करेंगे, उससे हम लोग का प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग जोड़ पाएँ इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। चलेगा वर्चुअल समय? हम समझते हैं कि सीएम अब जितना देर सीएम बोले और आधा 20-25 मिनट और। हमारे साथ अशोक चौधरी, जिन्होंने विस्तार से बताया कि वर्चुअल रैली की तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी है और इस तैयारी में क्या कुछ होने वाला है इसका विस्तार से उन्होंने जानकारी दिया। वर्चुअल रैली पर तमाम सियासी दलों की भी निगाहें टिकी हुई है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और सियासत का सुपर मंडे होने जा रहा है। सियासत के सुपर मंडे के दिन आरएलएसपी भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की तैयारी में है। पार्टी कल से शिक्षा में सुधार को लेकर 1 हफ्ते का कार्यक्रम शुरू करेगी और इसके जरिए बिहार में शिक्षा की बदहाली को सामने लाने का दावा किया जा रहा है। 7 सितंबर यानी कल सोमवार को विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस लिहाज से कल सोमवार राजनीति का सुपर मंडे होगा। रालोसपा द्वारा भी कल एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिससे संबंधित पोस्टर राजधानी पटना के चौक चौराहों पर देखे जा रहे हैं। ये पोस्टर आप देखिए, जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है वो साप्ताहिक कार्यक्रम है, जिसे शिक्षा सुधार सप्ताह का नाम दिया गया है और 7
से 13 सितंबर तक यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। राज्य के विभिन्न जिलों में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। क्या होगा यह कार्यक्रम, कैसी होगी इसकी रूपरेखा, इस पर हम रालोसपा के जो मुख्य प्रवक्ता हैं अभिषेक झा, उनसे बात कर लेते हैं। अभिषेक जी, ये जो पोस्टर है इसको समझाएंगे तो क्या है ये पोस्टर? देखिए, सुधार बनाए बटन दबाने का पहला क्या है? देखिए, पूरा बिहार जानता है कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी हमेशा शिक्षा के मुद्दे को लेकर जन जागरूक अभियान या फिर सरकार को चेताने का काम हमने हमेशा किया है। उसी क्रम में हमारे द्वारा, पूरी पार्टी के द्वारा एक पूरा शिक्षा सुधार सप्ताह मनाया जा रहा है। आप उस पोस्टर में देख सकते हैं कि शिक्षा सुधार बनाए बटन दबाने का पहला आधार। मतलब इस कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बिहार की जनता को जागरूक करना चाहती है कि बिहार के विभिन्न मुद्दे तो हैं ही, लेकिन बटन दबाने का, वोट देने का सबसे पहला आधार शिक्षा के मुद्दे को आप बनाइए। मानते हैं कि इसका कहीं ना कहीं फायदा इन्हें मिलेगा, लेकिन मकसद है बिहार की शिक्षा में सुधार लाना। कोई राजनीतिक आधार इसका नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर अगर पार्टी इस तरह का आयोजन कर रही है तो इसका कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश भी पार्टी करेगी, इस बात से इंकार नहीं किया सकता। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। वहीं जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव पटना की कुम्हरार सीट पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में हैं। इसे लेकर उन्होंने बैठक की और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। हालांकि बैठक के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। तो पप्पू यादव की पार्टी कुम्हरार विधानसभा सीट से किस्मत आजमा रही है और एक सभा का आयोजन किया गया है। पहले हम आपको सभा की तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जिया उड़ाया जा रहा है। कई लोग यहाँ पर आए हुए एक छोटे से कमरे में, बड़ी संख्या में लोग हैं और पप्पू यादव इनके साथ संवाद स्थापित करने वाले हैं। लेकिन सवाल है कि जब कोरोना को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं तो फिर ऐसे आयोजन से कितना खतरा हो सकता है। पप्पू जी हमारे साथ। पप्पू जी, ये संवाद आज हो रहा है यहाँ पे, लेकिन जिस तरीके से ये गैदरिंग किया गया है, आपको लगता है कि कहीं खतरा ना हो जाए? नहीं, कोई नहीं। आप सभी लोग आप देख लीजिए, सोशल डिस्टेंस, कुर्सी है सभी जगह। खतरा तो इन नेताओं से बढ़ गई है ना। 64,000 लोग मर गए, दुनिया में दूसरे नंबर पर भारत आ गया, और यहाँ ये राजनीति कर रहे हैं कि दलित मरेंगे तब हम नौकरी देंगे। मतलब जीते जी आपने नौकरी दिया नहीं। बिल्कुल पप्पू जी, ये तो राजनीति हो गई। लेकिन एक बात बताइए, कुम्हरार से जो आपके उम्मीदवार उतार रहे हैं, आपको क्यों लगता है कुम्हरार की जनता आपके उम्मीदवारों को जिताएगी? नहीं भैया, 40 सालों से आप यहाँ नगर निगम के अध्यक्ष, जिला परिषद के अध्यक्ष बीजेपी बनी हुई है। 40 साल नगर निगम बीजेपी, और सांसद बीजेपी 40 सालों से, और एमएलए बीजेपी। सर, जब आप पटना के बाढ़ में आप दो भाग गए, कुम्हरार और राजेंद्र नगर छोड़ के, पूरा पटना को डूबने पर मजबूर कर दिया, मरने पर मजबूर कर दिया, और हर साल पटना को आप डराते हैं, और 40 सालों से आप नगर निगम से लेकर के एमपी एमएलए आप हैं, तो आपको जनता अब कितना चुनेगी, ये सवाल है। पटना के जो लोकल मुद्दे हैं उसको फोकस कर रहे हैं और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, कुम्हरार विधानसभा की तस्वीर, और जैसे कैसे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई है, तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और नेताजी बड़ी बात बोलते हैं कि कोरोना को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए जाते हैं, लेकिन खुद ही जब नियम तोड़ने की बारी आती है तो सबसे आगे रहते हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। वहीं पटना में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के पोस्टर पर बयानबाजी शुरू हो गई है। एलजेपी नेता राजू तिवारी ने कहा कि बिहार फर्स्ट का नारा सबसे पहले एलजेपी ने दिया था और जीतन राम मांझी खुद फोटो छपवाकर नेता बन रहे हैं। तो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हर जिला का दौरा कर रहे थे, आपको याद होगा कोरोना से पहले। बीच में कोरोना के लेकर के हमारे नेता ने उस अपने दौरा को रोका और गांधी मैदान में बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट के लिए हम लोग बहुत बड़ी रैली कर रहे थे। एनडीए में शामिल होने में कौन भारतीय जनता पार्टी का नेता था, कौन जदयू का नेता था? वो अपने स्वतः फोटो छाप करके बन रहे हैं। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, एनडीए के बड़े नेता बैठ करके मंच पे उनको कर देंगे, उस दिन से मैं उनको मानूंगा। बिहार में बीजेपी कोटे से मंत्री 15 साल बनाम 15 साल का डाटा पेश करते हैं। आज बारी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की थी। इस दौरान उन्होंने 1990 से 2005 और फिर 2005 से 2020 तक का डाटा पेश किया। मंगल पांडे की माने तो स्वास्थ्य महकमा ने सभी क्षेत्रों में दुगुना से ज्यादा विकास किया है। इससे लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं। कि 2005 के पहले इस राज्य के अंदर एक पीएचसी में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 39 मरीज आते थे और आज एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे महीने में
10,000 से अधिक मरीज आते हैं। तो फर्क साफ है कि 39 मरीज कहां एक पीएचसी पे आते थे, आज 10,000 आ रहे हैं। मतलब राज्य की जनता का भरोसा और विश्वास राज्य के अस्पतालों पे बढ़ा है, राज्य के चिकित्सकीय व्यवस्था पर बढ़ा है। उस वक्त 2005 तक राज्य के सरकारी अस्पतालों में गरीबों को मुफ्त दवाइयां नहीं मिलती थी, लेकिन 2005 के बाद बिहार के अंदर अस्पतालों में ईडीएल की सूची बनाई गई और गरीबों को मुफ्त दवा देने की व्यवस्था इस राज्य में शुरू हुई। और आज राज्य के अंदर लगभग 300 दवाइयां विभिन्न सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दी जाती हैं और 250 करोड़ से अधिक रुपए प्रति वर्ष केवल दवाइयों के लिए खर्च। मुजफ्फरपुर में डकैती के दौरान किशोरी को अगवा किए जाने के मामले में अब लोगों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। गुरुवार को डकैती के बाद अगवा बेटी का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। अभी तक पुलिस अंधेरे में ही तीर मार रही है। आपको बता दें कि गुरुवार की रात दिघरा में व्यवसायी शंभुनाथ के घर डकैतों ने धावा बोला, फिर घर से सारे कीमती सामान लूट लिए और फिर घर की बेटी को भी साथ ले गए। स्थानीय लोगों ने कारोबारी की बेटी की बरामदगी को लेकर प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। मुजफ्फरपुर के सदर थाना के दिघरा गांव से डकैती के दौरान किशोरी को अगवा करने का मामला अब जनाक्रोश में बदल रहा है। आप देखिए कि जो पीड़ित परिवार है उसके घर के पास एनएच किनारे ये धरना दिया गया है और ये धरना सर्वदलीय है। इसमें कांग्रेस के लोग हैं, जनाधिकार पार्टी के लोग हैं, राजद के लोग हैं, सीपीआई के लोग हैं और कई दलों के लोग इस धरने में शामिल है। उसके अलावा कुछ यहाँ के स्थानीय आम आदमी भी शामिल है। गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि प्रशासन ने 48 घंटे का वायदा किया था, 48 घंटे में बेटी बरामद नहीं हुई। तो अब आगे क्या रणनीति होगी? कांग्रेस के नेता है धर्मवीर शुक्ला जी, क्या अब तो देखिए, पहले तो जो ये घटना हुई इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। इस घटना के बाद जो सामाजिक सरोकार, समाज से जुड़े लोग, सभी जाति वर्ग के, सभी दल के लोगों ने इस घटना की काफ़ी निंदा की और इसमें लोगों में आक्रोश है। लेकिन आला पुलिस अधिकारी द्वारा जो 48 घंटे का समय मांगा गया था, हम लोगों ने उसका सत पालन किया और कानून को कल भी मीटिंग के माध्यम से बताने का कोशिश किए कि हम 48 घंटा तक आपके किए गए वादा का इंतजार करेंगे और उनका 48 घंटा आज 9-10 बजे करीब में ख़त्म हो गया। यह बहुत ही निंदनीय घटना हुई है और मुजफ्फरपुर की पुलिस प्रशासन बेशर्मी की सारी हद पार कर चुकी है। 2 दिन के बाद यहाँ एसएफएल टीम जांच के लिए आए हैं। अब आक्रोश बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस मामले में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। लोग कहने लगे हैं कि पुलिस जिस तरीके से इस केस को हैंडल कर रही है वो आपत्तिजनक है, क्योंकि लोगों का आरोप है कि पुलिस इसे प्रेम प्रसंग बता रही है जबकि अविशुद्ध रूप से आपराधिक मामला है। तो जो जनाक्रोश है आज यहाँ गांव में है, लोगों ने चेतावनी दे रखी है कि अगर समय रहते यह मामला सॉल्व नहीं हुआ तो फिर यह आगे बढ़ेगा, जिला और राज्य तक यह आंदोलन जा सकता है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी को मधुबनी पेंटिंग पर आधारित मास्क और राखी भेजने वाली सीतामढ़ी की रुबीना खातून के हौसलों को नई उड़ान मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्र भेजकर रुबीना के प्रयासों की सराहना की है। सीतामढ़ी के सुप्पे प्रखंड के अख्ता गांव की रहने वाली जीविका दीदी रुबीना खातून ने अपने काम की बदौलत अलग पहचान बनाई है। कोरोना महामारी के इस दौर में रुबीना ने समाज की रक्षा के लिए सहयोगियों के साथ मिलकर मास्क का निर्माण किया। हस्त निर्मित राखी का निर्माण कर रुबीना ने लोगों को कोरोना संक्रमण से बचने का संदेश दिया। मास्क फोर्स संदेश देने वाली राखी और मधुबनी पेंटिंग से बने मास्क रुबीना ने पीएम मोदी को भेजा था, जिसके बाद बेहतर काम के लिए प्रधानमंत्री ने पत्र भेजकर हौसला अफजाई की। बहुत खुश हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमको जो पत्र भेजे हैं, धन्यवाद लेटर, उससे हम बहुत ज्यादा खुश हैं कि आज हमें गर्व महसूस हो रहा है। वहीं रुबीना के जज्बे को देख डीएम ने भी हर संभव मदद का आश्वासन दिया। विलुप्त हो रही संस्कृति को बचाने और रोजगार सृजन को लेकर डीएम ने रुबीना और उसके सहयोगियों को 10 लाख मास्क बनाने का ऑर्डर दिया है। हम सभी रुबीना खातून जी को बधाई देते हैं
कि उन्होंने इस जज्बे को कायम रखा एवं मास्क फोर्स में एक प्रेरक के रूप में लगातार कार्यरत है और लोगों को भी प्रेरित कर रही हैं। इसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस मुहिम की प्रशंसा की एवं हमारी जीविका दीदियों का उत्साहवर्धन किया। धन्यवाद। बहरहाल लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने और विलुप्त हो रहे मधुबनी पेंटिंग की संस्कृति को बचाने की मुहिम में जुटी रुबीना का यह प्रयास काबिले तारीफ है। जरूरत है कि इस मुहिम में ज्यादा से ज्यादा लोगों का सहयोग मिले। न्यूज 18 भी रुबीना के जज्बे को सलाम करता है। न्यूज 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश रंजन की रिपोर्ट। और उसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।